आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स हम सिलेक्ट करें जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे हमें। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि हो ये रहा है कि म्यूचुअल फंड्स भी इतने सारे आ गए हैं मार्केट में कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें, हमें ये डिसाइड करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया जाए और बेस्ट म्यूचुअल फंड किस तरीके से चूज किया जाए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मार्केट में जितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके पूरे डाटा को मैं अपने एक्सेल शीट पे लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इस एक्सेल शीट से हम एनालाइज करना चालू करेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स है वो इंडियन इंडस्ट्री पे वर्क करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। तो पहला कॉलम से यहाँ पे फंड के नाम का, जैसे अब देखिए आदित्य बिरला एक्टिव डेट मल्टी मार्जिन फंड ऑफ फंड, उसी तरीके से आर्बिट्रेज फंड, ग्रोथ फंड है, एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है। तो इस तरीके से बहुत सारी वेराइटी होती है। फंड ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि ऐसे फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा हो गया है कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या करते हैं, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड इतने सारे हो गए कि उसको सिलेक्ट करने में दिक्कत जा रही है, तो फंड ऑफ फंड आ गए हैं। तो फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास जो यहाँ पे डाटा जो अवेलेबल है प्योरली हमें दिखेगा कि कितने डाटा है। टोटल 1536 रो तक आ रहा है, एक हेडिंग का रो है, इसीलिए टोटल म्यूचुअल फंड कितने हैं, 1535 म्यूचुअल फंड्स है। दूसरा कॉलम है फंड मैनेजर। तो देखिए फंड मैनेजर भी यहाँ पे आप A to Z करेंगे तो देखिए जैसे कि अभिनव खंडेलवाल ये कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये महिंद्रा मनुलाइफ के यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। वैसे ही अभिनव शर्मा ये 2 म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अभिषेक बाइसेन देखिए ये कितने सारे कोटक के म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता ये एडलवेज को, अभिषेक अय्यर ये 2 फंड हमारी एसेट के फंड्स है उनको मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए ये मेंशन्ड है, ये सब है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। वो ये रहा है कि हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत जा रही थी, इतना टाइम नहीं है अगर हमारे पास कि हम डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे हम देख सके कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। उसकी फंडामेंटल एनालिसिस है, फिर टेक्निकल एनालिसिस है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या है इनको ट्रस्ट करके इन फंड्स पे पैसा लगाते हैं। तो जैसे अगर मैं इस फंड में अगर मैं कोई पैसा डाल रहा हूँ तो एक प्रकार से मैं अभिनव खंडेलवाल जी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपकी नॉलेज पर बहुत भरोसा करता हूँ, आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ। ये लीजिए 1 लाख रुपए, आप अपने हिसाब से उस फंड पे इन्वेस्ट कर दीजिए जो आपको पसंद हो। होगा ये कि ये बोलेंगे कि ठीक है मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, पर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो ये हो गई कैटेगरीज। अब देखिए इसको भी मैं A to Z अगर सॉर्ट करता हूँ तो देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं कई, और कई होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसमें भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं। देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुछ रहते हैं जो कि सेक्टर रिलेटेड रहते हैं, जैसे ऑटो से रिलेटेड, फिर कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स है। वैसे ही हम देखें तो डिविडेंड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है। फिर होता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ऐसे फंड्स है जिसमें कि इनकम टैक्स में 80C में 1,50,000 तक का डिडक्शन भी मिलता है हमें। तो इसमें क्या है, लॉक इन रहता है, 3 साल तक हमें रखना पड़ता है इन ELSS फंड पे, और इसमें हमें इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। फिर है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन लोग क्या करते हैं कि जो एक्सचेंज है जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी में जितने जितने शेयर्स अवेलेबल है उसी पे ये फंड्स उतने रेशो पे पैसा लगा देते हैं। तो ये क्या है कि निफ्टी को ट्रैक करते हैं, तो इसमें इन लोग अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, जिस तरीके से निफ्टी चल रहा है उसी तरीके से इन लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये फंड मैनेजर है जैसे ये अभिषेक मौर्जी है, इनका काम क्या रहेगा, ये निफ्टी को एकदम ट्रैक करे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए निफ्टी रिटर्न और इनके रिटर्न, ये एकदम मैचिंग पे चलना चाहिए। तो ये इनका काम रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि इनका जो मेहनत है वो कम हो जाती है, इसीलिए इनकी जो फीस है वो भी हम कम कर सकते हैं। तो अभिषेक मौर्जी की जो फीस रहेगी हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड फीस डिडक्ट करती है हर साल, और उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। फिर ये जो कॉलम है ये है AUM का, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कौन सा फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये सबसे ज्यादा जो फंड मैनेज किया जा रहा है वो है SBI निफ्टी 50 ETF। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा ये किया जा रहा है निफ्टी के, जो कि SBI का है, बहुत सेफ माना जाता है। 1,49,112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रखा है। फिर 84,000 करोड़ का SBI BSE सेंसेक्स में हो रखा है। तो ये निफ्टी में हो रखा है, ये सेंसेक्स में हो रखा है। फिर लिक्विड फंड जो है वहां पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद इक्विटी हाइब्रिड फंड में उसके बाद सबसे ज्यादा है, और फिर लिक्विड फंड है। इस तरीके से ये बहुत सारे फंड्स है, HDFC के, फिर ICICI के, फिर जो अदर फंड्स है वो चालू होते हैं। तो AUM के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अरेंज किया जाता है। फिर ये देखिए एक्सपेंस रेशो, जो मैं आपको बता रहा था कि इन लोग कुछ एक्सपेंस परसेंटेज लेते हैं, फीस लेते हैं। तो वो फीस कितनी रहती है वो हम देख रहे हैं, 2.76% की भी फीस ली जाती है। जैसे निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन जो फंड है उसमें 2.76% का एक्सपेंस रेशो है। तो मतलब अगर आप साल भर में आपने अगर जैसे 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट की, और उसमें हो सकता है कि फंड में जो कमाई हुई होगी स्टॉक्स में वो अगर 10% जो कि हुई
₹10,000। तो उस ₹10,000 में ये जो ₹2,760 है ये फंड रख लेगा मैनेज करने के नाम का। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 10% माइनस 2.76% इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट है वो ये लोग रख लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो से ही हम डिसीजन ले, कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा एक्सपेंस दे रहे हैं तो वहाँ का फंड मैनेजर भी उतना अच्छा होगा। तो जितना अच्छा फंड मैनेजर होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। तो कुल मिला के हम आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है, हमारी रिसर्च है, तो हम जितने अच्छे लोगों को आउटसोर्स करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। कभी कभार ज़्यादा एक्सपेंस रेशो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए लोवेस्ट एक्सपेंस रेशो है 0.04%। में भी कई लोग म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहे हैं, कुछ फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे भी फंड्स होते हैं। तो ये हो गया एक्सपेंस का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम आता है फंड टाइप का। तो फंड टाइप यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, ओपन एंडेड, इंटरवल और क्लोज एंडेड। देखिए ओपन एंडेड का मतलब है कि वो ऐसे फंड्स हैं जो कि कभी भी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरे चलते रहते हैं लाइफ टाइम। फिर क्लोज एंडेड फंड्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली कुछ साल के लिए रहते हैं, जैसे कि 5 इयर्स के पीरियड के लिए रहेंगे या 3 इयर्स के पीरियड के लिए रहेंगे। तो ये एक पीरियड रहता है जिसमें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपको इन्वेस्ट करना है क्लोज्ड फंड में तो उसके लिए अलग से जो सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रेड होने के लिए आएंगे, पर उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है, इसीलिए थोड़ा कम चलते हैं। डायरेक्टली फंड से ही खरीदे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स तो ज़्यादा बेटर है। फिर आते हैं इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। इंटरवल का मतलब है कि ये क्लोज जैसे ही रहते हैं, बस ये हर साल कुछ इंटरवल के लिए, जैसे कि जनवरी में खुलेंगे, 5-10 दिनों के लिए खोलेंगे हर साल, तो इस तरीके से एक विंडो पीरियड रहेगा जिसमें ये ओपन होंगे, उसी में आपको इन्वेस्ट करना रहेगा, बाकी फिर ये क्लोज हो जाता है। इस तरीके के भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ जो म्यूचुअल फंड्स है ये ओपन थे। इंटरवल वाले देखते चलिए। इंटरवल में ये कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो इंटरवल कुछ एक टाइमली बेसिस पे खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। और फिर ये है क्लोज म्यूचुअल फंड्स। ये जितने भी फंड्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं, कि एक टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 169 ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो क्लोज्ड कैटेगरी पे है। और अगर हम देखें ओपन कैटेगरी जो कि सबसे बेस्ट है, ओपन कैटेगरी आप इसमें कभी भी पैसे लगा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये है 1354 जो म्यूचुअल फंड्स है। मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स तो ओपन एंडेड ही है, तो ये ओपन एंडेड वाले हम म्यूचुअल फंड्स हमें ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है इंसेप्शन डेट का। इंसेप्शन डेट मतलब कि कब से वो म्यूचुअल फंड चालू हुआ है। तो अगर हम इसको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्ट करके देखें तो देखिए सबसे पुराना म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे चल रहा है 1971 से चल रहा है, यूटीआई यूलिप। फिर है एलआईसी का म्यूचुअल फंड सेकेंड नंबर पे जो कि 1989 से चल रहा है। 1991 से कुछ फंड्स चल रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे पुराने फंड्स हैं और कई फंड्स अगर हम नए वाले भी देख लेते हैं, न्यूएस्ट भी मैं देख लेता हूँ। तो देखिए ये फरवरी में 2 फरवरी और 3 फरवरी 2023 ये 2 फंड अभी लॉन्च हुए हैं। आदित्य बिरला क्रिसिल टाटा मिड कैप फंड, ये 2 फरवरी और 3 फरवरी को लॉन्च हुए। 31 जनवरी को लॉन्च होने वाला आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि जो फंड अभी नए नए आ रहे हैं, तो देखिए ये ओपन एंडेड फंड्स है और कुछ क्लोज एंडेड। जैसे अभी ये 25 जनवरी को एक फंड आया जो कि क्लोज एंडेड फंड था, जो कि था कोटक का FMP। दीपक अग्रवाल जी इनको मैनेज कर रहे हैं इस फंड को। ये डेट म्यूचुअल फंड्स है। देखिए यहाँ पे EQ लिखा हुआ है, ये कैटेगरी में वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। और जहाँ पे ये HY लिखा हुआ है वो हाइब्रिड है और DT लिखा हुआ डेट है। अब इसका मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब हो गया डेट और इक्विटी का मिक्सचर। और इक्विटी में चाहे खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, खाली इक्विटी शेयर्स पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड्स मतलब यहाँ पे सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा, इक्विटी पे पैसा नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज के फंड्स होते हैं। तो चलिए अब हमने देख लिया इंसेप्शन डेट का। नेक्स्ट आता है बेंचमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्क मतलब किस बेंचमार्क पे डिपेंड होके मतलब कंपेयर किया जाए। म्यूचुअल फंड्स में कैसा हो गया कि मिड कैप पे फोकस करते हैं, तो हमारा बेंचमार्क क्या रहेगा? मिड कैप इंडेक्स फंड। वैसे अगर हम लार्ज स्टॉक्स अगर खाली खरीदते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स, तो हमारा इंडेक्स क्या रहेगा, बेंचमार्क क्या रहेगा? लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो इस तरीके से लार्ज कैप इंडेक्स जो है हमारे वो बनते जाते हैं। उसी तरीके से ये अलग अलग डेट म्यूचुअल फंड्स में अलग क्राइटेरिया रहता है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से क्रिसिल का 10 ईयर जो गिल्ट इंडेक्स है कोई उसको ट्रैक करता है, कोई क्रिसिल बैंकिंग PSU डेट इंडेक्स है, बॉन्ड फंड इंडेक्स है, डायनेमिक डेट इंडेक्स है। इस तरीके से ये डेट के लिए हो गया। हाइब्रिड के लिए एक हो गया 35-65 का रेशो एक बना देते हैं। उसी तरीके से क्रिसिल हाइब्रिड 35-65 एग्रेसिव इंडेक्स ये बनाया जाता है, तो कोई इसको ट्रैक कर रहा है। हाइब्रिड 85-15 कंजर्वेटिव इंडेक्स। फिर होता है 50-50 गिल्ड प्लस SDL इंडेक्स। इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स है। क्रिसिल लिक्विड फंड का इंडेक्स होता है, कोई लॉन्ग टर्म डेट इंडेक्स है,
और हम यहाँ पे देख जितने सारे ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन सारे ऑप्शंस को मैं एक साथ एक लाइन से देखना चाहता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसका एक इंसर्ट कर लेता हूँ एक पाइवट टेबल। तो मैं ये पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ न्यू शीट पे, और यहाँ पे अगर मैं जो हमारे बेंचमार्क के इंडेक्स है उसकी वेराइटीज़ ला लेता हूँ, तो ये पूरी लिस्ट आ गई। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक वो बेंचमार्क से रिलेटेड कितने फंड्स हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मली काउंट करवा सकते हैं कितने फंड्स है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फंड्स को, जो कि वैल्यूज़ में हम ले लेते हैं, ये आ गया काउंट ऑफ फंड्स। तो क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स फंड को 5 फंड्स ट्रैक कर रहे हैं, इनको 10 फंड्स 16 फंड्स इस तरीके से। देखिए 36 फंड्स ट्रैक कर रहे हैं हाइब्रिड फंड को, 35 65। उसी तरीके से ये अलग अलग है। देखिए ज़्यादा नंबर वाले भी हैं, 66 लोग ट्रैक कर रहे हैं मीडियम टर्म डेट इंडेक्स को। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए एक और एक नंबर आ रहा है 114, जो कि ट्रैक कर रहा है निफ्टी को, निफ्टी 500। तो बहुत सारे फंड्स तो निफ्टी को ही ट्रैक करते हैं, तो 114 फंड्स है जो निफ्टी 500 में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो टॉप निफ्टी के 500 शेयर्स हैं, उन्हीं पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे 114 फंड्स है। तो इस तरीके से ये बाइफर्गेशन है पूरे 1535 फंड्स का, कि कौन किसको ट्रैक कर रहा है, कौन से इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो ये बेंचमार्क बन जाता है। तो ये हो गया हमारे लिए बेंचमार्क हम इसको नाम दे देते हैं कि कितने फंड्स जो है वो बेंचमार्क में कौन कौन से कितने फंड्स है। इसकी हमें डिटेल देखनी है तो हम क्लिक भी कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको सिल्वर पे इन्वेस्ट करना पसंद है तो हम देखना चाहते हैं कि सिल्वर पे ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये वो लिस्ट है जो कि सिल्वर पे फोकस करते हैं। SL लिखा हुआ है मतलब ये सिल्वर है, आदित्य बिरला SL सिल्वर ETF। तो ये पूरे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, तो ये सिल्वर को पूरा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और सिल्वर की प्राइसिंग के हिसाब से ये चलते हैं। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में भी कितनी ज़्यादा एनालिसिस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखना पड़ता है। सीधा कोई बोले कि आप इस म्यूचुअल फंड पे पैसा लगा दीजिए, तो वैसा भी बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि इतनी वैरायटी है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप मोबाइल के लिए पहले बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेक रिव्यूज़ देखते हैं कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, फिर उसके सारे फीचर्स देखते हैं और उसके बाद उस पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वैसे ही आप म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले पूरे म्यूचुअल फंड्स की वैरायटी को आप समझिए कि कितनी वैरायटी होती है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करिए, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम ये आगे बढ़ते NAV मतलब एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है कि जैसे शेयर्स की वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू होती है। तो ये NAV क्या बताती है, जितना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अगर उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन रहती है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स अगर हम कर दें तो ये NAV निकल के आ जाती है। तो पर यूनिट की ये पर प्राइसिंग है, तो ये 10 रुपीज़ में एक यूनिट इस म्यूचुअल फंड का हमें मिल जाएगा। वैसे 17.81 रुपीज़ में एक यूनिट हमें इस म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा। उस तरीके से ये कंप्यूट किया जाता है। तो अगर इंडेक्स ये जो NAV वैल्यू है, ये अगर ज़्यादा होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे आप देखिए ये NAV इसकी है 5401, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा होगा, इससे फ़र्क नहीं, क्योंकि ये इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम है, इसीलिए ये इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो ऐसे ये कम भी आ सकता था। तो ये NAV पे हमें फोकस नहीं करना है। NAV सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को डिवाइड करो तो अमाउंट जो निकल के आता है उसे NAV बोलते हैं। तो NAV कुछ भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखिए रिटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 मंथ के रिटर्न्स, 3 मंथ्स के। एक बार मैं अब यहाँ से फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ और इसको सॉर्ट कर देता हूँ। हाईएस्ट से लोवेस्ट मैंने सॉर्ट कर दिया 1 मंथ रिटर्न। फिर वैसे ही मैं 3 मंथ रिटर्न है। देखिए अब ये 3 मंथ्स रिटर्न है, 40% का रिटर्न, 37% का रिटर्न 3 मंथ्स में। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। पर ये क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें जज नहीं करना है। हम आगे देखेंगे बहुत सारे रेशोज़ रहते हैं जिसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा फंड अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ड्रॉ डाउन भी हो जाए इन फंड्स में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव रिटर्न देते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, अब हम देखते हैं उन नेगेटिव रिटर्न्स को। इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करता हूँ तो देखिए ये एक ऐसा फंड है जिसमें कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको पैसा कुछ बढ़ता नहीं, उल्टा आपका 10.55% कम हो जाता है एक महीने में। अगर हम वही 3 मंथ्स में देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ तो ये 15.15% का लॉस दे रहा है। तो ये अगर फंड पे आप पैसा लगाते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। इस तरीके से देखिए कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें देखिए आपको लॉस होता, अगर आप 3 मंथ्स तक भी अगर आप होल्ड करके रखे रहते तो भी आपको लॉस होता। तो ये जो लिस्ट है
इसमें आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न्स के बेसिस पे ही डिसाइड कर लिया जाए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 1 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न कितना है। देखिए 1 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पे 131 निफ्टी PSU बैंक 31, गोल्ड में देखिए 17% का रिटर्न रहा है गोल्ड इंडिया में। उसके बाद ये 1 ईयर का रिटर्न हम देख रहे हैं। तो लगभग अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स जो है जो ये पर्टिकुलर ईयर गया है उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे हैं, क्योंकि बाकी जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स अब यहाँ पे दिख रहे हैं वो ज़्यादातर कमोडिटी के दिख रहे हैं या फिर कुछ अदर सेक्टर के दिख रहे हैं। अगर हम बेंचमार्क को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे फंड ऑफ फंड्स है, ETF है और गोल्ड सिल्वर है, यही सब फंड्स जो ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने साल भर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम देखें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को तो उसकी संख्या कम है और वो थोड़ा नीचे आ रहे हैं साल भर के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर रिटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है। कई म्यूचुअल फंड जो 10 ईयर से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे होंगे अच्छा खासा, तो वो ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये 10 ईयर का डाटा है इसमें, तो ये 10 ईयर के हिसाब से हम देख लेते हैं लार्जेस्ट। ये देखिए 24% का रिटर्न दे दिया है 10 ईयर्स तक, तो ये बहुत अच्छा फंड हो सकता है। क्या है देखते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। देखिए ये ETF है नेस्डेक पे, मतलब नेस्डेक मतलब जो USA की कंपनीज के स्टॉक्स पे जो पैसा लगाता है वो फंड है ये मोतीलाल ओसवाल का। और ये उनके जो इंडेक्स फंड है उसको ट्रैक करता है, मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। जो ETF में जो वहाँ के जो नेस्डेक में जो फंड्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे जो निफ्टी में जो फंड्स रहते हैं उस पर अगर पैसा लगा देते हैं, वैसे ये USA के जो या नेस्डेक में फंड्स रहते हैं उस पर वो पैसा लगा देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मैनेजमेंट फीस भी नहीं लगती है और आपको USA की कंपनीज पे पैसा लगाने का मौका मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है ये इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स, जो कि फॉरेन पे पैसा अगर आपको लगाना है तो ये बेस्ट ऑप्शंस माना जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका 1 मंथ रिटर्न ही सबसे ज़्यादा रहा है 12% का, और 14% का 3 मंथ्स रिटर्न, और ये नेगेटिव भी रिटर्न्स रहा है। 6 मंथ्स पे नेगेटिव है, 1 ईयर पे नेगेटिव है, 2 ईयर पे पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज ओवरऑल 10 ईयर पीरियड पे, तो 10 ईयर पीरियड पे ज़्यादा अच्छा रहा है 21.31 का, और ये 24। इस तरीके से आप इसको सॉर्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। ये हम पहुंच चुके हैं रिटर्न्स तक, हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड्स की वैरायटीज़ देखी थी, अब हमने रिटर्न्स भी देख लिया है कि किस म्यूचुअल फंड्स का क्या रिटर्न है, और उसी तरीके से हम इसमें नेगेटिव भी देख सकते हैं। देखिए अब ये जो म्यूचुअल फंड है ये 10 सालों में भी आपका पैसा वो 4% लॉस पे चलता हुआ आता अभी। क्या बढ़िया था गुरु। तो अगर आपने ब्राज़ील फंड पे पैसा लगाया होता तो अभी आपका पैसा बहुत डूब चुका होता। ये हो गए 10 ईयर्स के टर्न्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में हम देख रहे हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, 1%, 4%, इस तरीके से एकदम। तो इन फंड्स में लगाने से बेटर है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट पे डिपॉजिट करिए, या फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें कि अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। PPF है जिसमें कि 7 to 8% आपको रिटर्न मिलता है। तो देखिए 8% तक रिटर्न तक तो PPF भी लगा सकते थे अगर आप पैसा। तो अब अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जो कि 8% से कम रिटर्न दिए हैं वो कितने हैं कि मोस्टली 261 जो म्यूचुअल फंड्स है वो 10 सालों की पीरियड में जो कि 8% से भी कम रिटर्न दिए हैं। और अगर हम देखें 8% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स कितने, 322। तो ये 322 वो म्यूचुअल फंड्स है जो 10 सालों की हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड है इनका कि ये 8% फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे। तो इन फंड्स पे आपका अगर पैसा रहता तो अब वो फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन माना जाएगा। अब ये है टर्नओवर का परसेंटेज। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, जैसे यहाँ पे कितना टर्नओवर है, 2175% का टर्नओवर है ये रेशो हाईएस्ट। ये इसका इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड। इतना ज़्यादा रेशो होने का मतलब है कि उतने ज़्यादा बार वहाँ पे स्टॉक्स की खरीदी बिक्री हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी उसको खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं टर्नओवर। तो यहाँ पे ये टर्नओवर रेशो है। अगर वही हम देखें सबसे कम टर्नओवर रेशो किसका है, 0.06%। तो ये बहुत कम टर्नओवर है। आदित्य बिरला ग्लोबल एक्सीलेंस इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन लोगों ने कुछ म्यूचुअल फंड्स में, फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि वो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो उन दूसरे म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगा रहे हैं वो सिलेक्टेड है। तो कुछ उन लोगों ने फिक्स कर लिया होगा कि हम ये 10 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे, और उसके बाद उसको उन लोगों ज़्यादा बदल ही नहीं रहे हैं, उसको लंबे समय तक फिक्स वही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के रख रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस हो नहीं रहा है। तो टर्नओवर वो शो करता है कि इन लोग कुछ चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये टर्नओवर परसेंटेज से पता चलता है। तो इस तरीके से किसी का कम होता है टर्नओवर, किसी का ज़्यादा होता है।
तो अब ये टर्नओवर से कैसे डिसाइड करें? देखिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं मतलब उन लोगों को क्या रहता है कि बार बार खरीदना पड़ता है, बार बार बेचना, तो वैसे में टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा आता है। अब कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होंगे जिनकी आदत, ये उनकी आदत पे डिपेंड करता है, उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की क्राइटेरिया पे और फंड्स की जो फिलोसॉफी पे, ये फंड्स की क्या फिलोसॉफी है। कुछ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें तो शॉर्ट टर्म ही रखना है शेयर्स को, जल्दी जल्दी हम खरीदते हैं और बेचते हैं ताकि हम नई अपॉर्चुनिटी खोज सकें। और कई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की फिलोसॉफी रहती है कि हम लंबे समय तक स्टॉक्स पे रखते हैं ताकि जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक्स की उसको हम माइन्यूट कर सकें और उसको हम डाइल्यूट कर सकें और उसके बेसिस पे हम अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो इस तरीके से कई अलग अलग फिलोसॉफीज रहती है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 1000 के ऊपर भी है, 500% का टर्नओवर है, मतलब वो साल भर में तो 5 बार आपका जो पोर्टफोलियो है वो टर्न हो जा रहा है, मतलब बिक्री खरीदी बिक्री हो जा रही है। इस तरीके से ये जो टर्नओवर रेशो है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टॉक्स। हाईएस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ, वो है 502। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है हम भी देखते हैं, ये है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड। तो ये कुल मिला के इंडेक्स फंड है जो कि 500 यहाँ पे नाम पे ही लिखा है कि ये 500 स्टॉक्स को फॉलो करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स 500 आ रहा है। जो एक दो नंबर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हो सकता है कि दूसरी चीज़ों का हो, कुछ डेट का इंस्ट्रूमेंट हो जो कि कंपलसरी हो म्यूचुअल फंड्स के लिए। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस रहते हैं जिसमें कि उनको कुछ कैश रखना पड़ता है या फिर कुछ डेट में थोड़ा बहुत जो लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है वो लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हो सकता है कि ये 502 आ रहा हो। बाकी और म्यूचुअल जो इंडेक्स फंड भी रहते हैं उसमें क्या होता है कि 500 कुछ फंड्स आ रहे हैं, कोई फंड्स जा रहे हैं, तो कुछ ट्रांजिट पे रहते हैं, तो इसके कारण ये कभी कम ज़्यादा भी होता रहता है। जो एग्जैक्ट 500 नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि वो कुछ फंड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो ट्रांजिट पे हो, जो उन 500 से निकल गए हो या 500 में ऐड हो रहे हो। चलिए अब हम पहुंच गए टर्नओवर के बाद पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी यहाँ पे पता चल जाएंगे आपको कितने स्टॉक्स पे। फिर ये एवरेज मार्केट कैप इन रुपीज़ करोड़, तो ये एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप का कितना परसेंटेज यहाँ पे होल्ड कर रहा है वो शेयर, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये कुछ फंड्स है जो कि 98% लार्ज कैप पे लगा रहे हैं, ये लगभग लार्ज कैप फंड ही होंगे इसीलिए ये पूरा कंप्लीटली ये लार्ज कैप पे लगा रहे हैं। फिर कुछ मिड कैप फंड्स होंगे, कुछ हाइब्रिड फंड्स होंगे जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में लगाएंगे, कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो कि स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप तीनों में लगाएंगे। तो वैसे भी फंड्स आप हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो इस तरीके से देखिए ये तीनों वैरायटी पे बटे हुए हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स है। फिर उसके बाद ये हाईएस्ट सेक्टर, अब ऐसे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी बताएगा जो कि यहाँ पे पता चलेगा हमें कि सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड्स पे पैसा लग रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स रहेंगे उन वो बहुत सारे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सेक्टर्स में जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस सेक्टर पे है वो ये कॉलम बताता है। तो जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये इसका नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज जो फंड है उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है टेक्नोलॉजी फंड्स पे, तो वो आपको यहाँ पे जानने को मिल सकता है। चलिए अब हमारे सेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्टर के बाद हम चलते हैं यहाँ पे एवरेज मैच्योरिटी, ड्यूरेशन और यील्ड टू मैच्योरिटी। ये यूजुअली यूज़ होता है डेट म्यूचुअल फंड पे, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में ये चीज़ें काम आती है। इस तरीके से ये मैच्योरिटी बताता है इन ईयर्स, और ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है इन ईयर्स, और ये यील्ड टू मैच्योरिटी। तो देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी को हम देख लेते हैं, ये इस तरीके से यील्ड निकलता है 2%, 6%, यूजुअली देखिए 6, 7 और ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना जाता है हम देखते हैं, तो मैक्सिमम ये जा रहा है 14 तक जा रहा है। देखिए इसका यील्ड बहुत अच्छा है, यील्ड टू मैच्योरिटी 14%। कौन सा है, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क। एक्चुअली इनका यील्ड इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये हाइब्रिड फंड्स है और इसमें डेट कंपोनेंट के कारण यहाँ पे यील्ड वगैरह दिया हुआ है, बाकी वैसे ज़रूरत नहीं थी। मतलब एक एवरेज हम देखें तो 8% ही है, आप ये समझिए मैक्स टू मैक्स 8% के आसपास, 8.25 ज़्यादा से ज़्यादा। और एवरेज में अगर हम देखेंगे तो ये 7, 7.5% ही आएगा, क्योंकि मोस्टली का तो हम देख रहे हैं कि 7.5% ही दिख रहा है, 7.5% की यील्ड आती है। तो मतलब डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अराउंड आप 7.5% to 8% आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तो था इस तरीके का ये जो डाटा है ये सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं अल्फ़ा पे। अब देखिए अल्फ़ा का मतलब होता है कि जो बेंचमार्क हमने देखा था उस बेंचमार्क के रिटर्न से ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो वो अल्फ़ा बताता है। तो जो अपने बेंचमार्क से और अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा 15 से 20% का अल्फ़ा जो है वो सबसे ज़्यादा है,
और हाईएस्ट में तो ये कुछ आउटलायर्स हैं 126% अल्फा के साथ बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। तो ये जो कुछ क्रेडिट रिस्क है उसके हिसाब से आया है, ये थोड़ा सा कम प्रेफरेबल है अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब दूसरा है ये अल्फ़ा जो है 31%, ये किसका अल्फ़ा है? मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड का अल्फ़ा है। तो इस तरीके से, पर अगर हम देखें ऑन एन एवरेज तो ये 20, 16, 15 ये सब जो है ये अल्फ़ा थोड़े अच्छे हैं देखने के लिए, क्योंकि ये यूजुअली प्रैक्टिस है, यूजुअली इतना ही अल्फ़ा देखा जाता है जो कि अपने फंड से अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ फंड्स रहते हैं जो अपने बेंचमार्क है, मतलब जो इंडेक्स है उसको तक बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई इससे इनको पैसा देने से बेटर है कि सीधा इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा लो। गजब बेइज्जती है। अब इनको क्या काम दिया गया था कि आपको इक्विटी में निफ्टी अल्फा 50 को ट्रैक करना है, और ये जो फंड मैनेजर देवेंद्र सिंघल जी, इनको ये काम सौंपा गया था। इन्होंने रिटर्न्स जो दिया है देखिए नेगेटिव में 10%, 15%, 10%, 23% साल भर का नेगेटिव रिटर्न। तो इसका मतलब इनका जो अल्फा है, अल्फा मतलब निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस दी होगी, जितना रिटर्न आया होगा उसकी रिटर्न से 30% नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब एक तो निफ्टी को ट्रैक करने का काम दिया गया था आपको और आपसे वो भी नहीं हुआ। पर उन्होंने किया होगा अभी जो हमको डाटा देख के समझ में आ रहा है हम वो बता रहे हैं अभी आपको। ये डाटा देख के ये समझ में आ रहा है कि भाई उनको एक तो निफ्टी को ट्रैक करने के लिए दिया गया था, निफ्टी में भी उनका इतना नेगेटिव रिटर्न रहा है, तो इससे तो बेटर था कि आप निफ्टी पे ही पैसा लगा देते। वो म्यूचुअल फंड में डालने की जरूरत ही क्या थी, इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में पैसा। तो ये बताता है अल्फा। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे म्यूचुअल फंड्स ने जो बेंचमार्क है उसको तक बीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यूजुअली देखिए ये 10% जिनका है ये वो म्यूचुअल फंड्स है। देखिए इमर्जिंग मार्केट फंड, HSBC, इन्वेस्को, कोटक, निपॉन, मोतीलाल, सबके हैं कोई ना कोई ऐसे फंड्स है जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स तक को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो फंड्स हैं ना जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हों, उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप उस इंडेक्स फंड पे ही पैसा लगा लें। इन पे पैसे लगाने से तो बेटर है। तो इस तरीके से ये अल्फ़ा निकाला जाता है। और अभी हमने सबसे पहला जो है वो अल्फ़ा डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे और भी रेशोज़ आने वाले हैं जो कि शार्प रेशो, सॉर्टिनो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यहाँ पे ये कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से हाइब्रिड इक्विटी, जो हमने सबसे सामने देखे थे कैटेगरी, उसी का फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें समझने के लिए ईजी रहेगा। और लास्ट में आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आपको ये टाइम पीरियड के पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ये एग्जिट लोड देना पड़ता है, और ये पेनल्टी जैसा रहता है जो कि आपको देना पड़ेगा। कॉलम को मैंने छोटा कर दिया है, अब देखिए इस तरीके से। तो ये यहाँ पे क्या है कि इस तरीके की नोटिंग भी हो सकती है कि अगर आप एक दिन में विड्रॉ कर लोगे तो इतना कटेगा, 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरीके से। कुछ रहते हैं जो कि 30 डे में रहेगा, 15 डे कैटेगरी वाले, 5 डे, 15 डे, 30 डे कैटेगरी, 1 मंथ वाली कैटेगरी है, 30 डे, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी है। उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपका कितना पैसा कटेगा। जैसे ये है कि अगर आप 1 ईयर के पहले अगर आप पैसा निकाल लोगे तो 1% कटेगा, उसके बाद अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे म्यूचुअल फंड से तो आपका नहीं, कोई नील रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे जैसे अब कंपलसरी लॉक इन भी है, 5 ईयर्स तक कंपलसरी लॉक इन रहेगा। ये वैसे फंड्स भी है। कौन सा फंड है जिसमें कि 5 साल का लॉक इन है? टाटा यंग सिटीजन फंड्स। बच्चे लोगों के लिए है, तो बच्चे लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रखना ही सेफ माना जाता है, इसीलिए इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिया है कि भाई 5 साल तक तो आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर आप 18 साल की उम्र से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1% कटेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा के बाद अब जो नेक्स्ट रेशो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि जैसे देखिए इसका जो रिटर्न रहा, ये जो फंड है, सेकेंड नंबर का फंड है ICICI स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो इसका अगर हम ईयरली रिटर्न देखें तो ईयरली रिटर्न है 27.45% का। बट 27% रिटर्न अर्न करने के लिए साल भर में इन्होंने रिस्क कितना लिया है? रिस्क लिया है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 32% का। ये जो 32% है ये एक प्रकार से रिस्क बताता है कि 32% हो सकता है कि ऊपर भी हो, 32% नीचे भी हो। तो रिटर्न का जो वेरिएशन है वो कितना हो सकता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कि भाई इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अगर रिटर्न बोला जा रहा है 10%, तो हो सकता है कि 10 का 20% भी हो जाए और 10 का 0 भी हो जाए। अगर 10
स्टैंडर्ड डिविएशन है और 10 रिटर्न है, तो 10 आगे भी प्लस कर सकते हैं, 10 पीछे भी माइनस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ये कंप्यूट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क बताता है। तो उसी तरीके से अगर हम अब जब हम कोई स्टॉक देख रहे हैं जिसका अल्फा अच्छा हो पर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ये कुछ रेशोज़, शार्प और सॉर्टिनो, और उसके पहले ये बीटा। बीटा का मतलब है कि इंडेक्स फंड को कितना ट्रैक कर रहा है। तो अगर हम देखें हाईएस्ट, अगर जैसे जो इंडेक्स फंड्स रहते हैं उनके बीटा तो 1 रहेंगे, क्योंकि वो प्योरली, जैसे अब जिसमें देखिए ये जिनका बीटा 1 आ रहा है या 1 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे फंड्स है जो कि एग्जैक्ट इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 2.22 है, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स से वो कितना गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, और हो सकता है उल्टा भी परफॉर्म करे। इंडेक्स बढ़ रहा है तो जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो उतनी स्पीड से बढ़ेगा, और अगर गिर रहा है इंडेक्स तो उसी के बीटा जिसका ज़्यादा होगा वो उतनी स्पीड से गिरेगा। तो इस तरीके से ये बीटा कैलकुलेट होता है, जो कि इंडेक्स फंड पे डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं ये 2 रेशो, शार्प और सॉर्टिनो। शार्प रेशो का मतलब होता है कि अगर आप जो रिटर्न आ रहा है, जैसे साल भर में जो रिटर्न आया मान लो 10% आया, और रिस्क फ्री रिटर्न होना चाहिए हमारा 7% या 6% मान के चाहिए, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना हमने अर्न किया? 4%। अब इस 4% को अर्न करने के लिए हमने कितना स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क लिया है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर ये शार्प रेशो आ रहा है 13, मतलब ये क्या हो रहा है कि रिटर्न पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि शार्प रेशो हो सकता है ज़्यादा हो पर हो सकता है उसने ज़्यादा रिटर्न ही ना अर्न किया हो। तो ये कौन सा फंड है? बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड। तो ओवरनाइट फंड में क्या है कि ज़्यादा रिस्क होता नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन कम होने के कारण यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है कि सेम कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स है उन पे ही ये रेशो लगाया जा सकता है। ये हम यूनिवर्सल एक रूल नहीं बना सकते कि भाई जिसका शार्प रेशो ज़्यादा है उस पर पैसा लगा दो। अगर हम 2 डेट फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, 2 इक्विटी फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो बेंचमार्क है वो कॉमन रहना चाहिए। अगर बेंचमार्क कॉमन है तो वहाँ पे ये शार्प रेशो हम यूज़ करके देख सकते हैं। वैसे ही है सॉर्टिनो रेशो। सॉर्टिनो रेशो में क्या होता है कि जैसे शार्प रेशो में मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन से हम देखते हैं कि कितने स्टैंडर्ड डिविएशन के बदले हम कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, कहीं बढ़ने वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। दोनों चीज़ें रहती है स्टैंडर्ड डिविएशन में। और सॉर्टिनो रेशो क्या करता है, सिर्फ जो लोअर वाली जो लिमिट है स्टैंडर्ड डिविएशन की, कि भाई अगर हमारा मेरा म्यूचुअल फंड अगर अभी गिर जाता, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती, तो वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो जो रिस्क है, उसको खाली अगर कंसिडर करें हम, तो वो कहलाता है सॉर्टिनो रेशो। तो मतलब शार्प से और बेटर है सॉर्टिनो रेशो, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए ये हो गया सॉर्टिनो रेशो। तो ये फंड्स ऐसे हैं कि जिनका डाउन साइड रिस्क भी बहुत कम है और उस रिस्क के कंपैरिजन में उतना अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये 3rd नंबर का जो फंड है, यहाँ पे 16% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये ऊपर नीचे 16% ऊपर नीचे हमारा प्रॉफिट हो सकता है। अल्फा 23% का है, तो जो इंडेक्स है उसको इतना अच्छा बीट किया है उसने, और सॉर्टिनो 26 का है जो कि बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि ये फंड कौन सा है, ये फंड है बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड। तो देखिए फिर ये शॉर्ट टर्म इनकम फंड निकला, तो यहाँ पे तो रिस्क कम ही रहता है, इसीलिए इनका सब चीज़ ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और इनका 1 ईयर रिटर्न जो है वो है 27% का इनका रिटर्न है 1 ईयर का। जैसे इन लोग फॉलो कर रहे हैं क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, तो उसको इन्होंने बहुत अच्छा बीट किया है, बहुत अच्छे अल्फा के साथ बीट किया है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये कौन पर्सन है? मिथ्रेम बरुशा। ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसपे कि इन्होंने एक डेट फंड पे इतना अच्छा अल्फा परफॉर्म करके दिया है। यूजुअली ये कम होता है, देखा बहुत कम जाता है, और यूजुअली ये जो हम कंपैरिजन करते हैं वो जैसे इक्विटी फंड्स में ज़्यादा करते हैं। तो इक्विटी फंड्स में क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा रहता है, और जो कि थोड़े मिड टर्म लॉन्ग टर्म के जो फंड्स होते हैं वो वाले फंड्स, जैसे जो लिक्विड फंड्स हैं जो कि डेली बेसिस पे ज़्यादातर डेट पे पैसा लगाते हो, उस पे ये सब रेशोज देखने का ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए अब हमने ये पूरी शीट अच्छे से एनालाइज कर ली है, देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है कोई फंड्स परचेज करने हैं, तो हमें कई सारे क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमें खाली चाहिए ओपन एंडेड फंड, तो अब यहाँ पे ओपन एंडेड फंड हमने कर लिया। उसके बाद हमें खाली चाहिए इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड में भी मुझे अगर चाहिए कोई पर्टिकुलरली एक ही इक्विटी की वैरायटी का, तो मैं यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। लास्ट में थोड़ा सा नाम बड़े दिए हुए क्लासिफिकेशन के, तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चाहिए जो कि टैक्स सेविंग के लिए हो, तो मैं ELSS फंड पे ही खाली कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी इनकम टैक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब सबसे ज़्यादा अल्फा किसका है? ELSS पे सबसे ज़्यादा अल्फा मिल रहा है यहाँ पे इन कुछ फंडों का,
जिनका अल्फा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ ग्रेटर देन 1% अल्फा, मतलब इंडेक्स को भी कम परफॉर्म करे, तो भी हम इसको एक बार लेके चलते हैं। तो ये ऐसे हमारे पास निकल के आ गए कुछ 9 फंड्स जो कि ELSS फंड पे पैसा लगाने वाले हैं। शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है 60.61, तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है, या तो फिर मैं सॉर्टिनो के साथ जा सकता हूँ। तो सॉर्टिनो शार्प दोनों के बेसिस पे यही म्यूचुअल फंड बैठ रहा है 0.98 का, बीटा जिसका 0.82 है जो कि काफ़ी ठीक है, जो कि इंडेक्स के साथ चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14% का है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो ये शार्प और सॉर्टिनो में कंसिडर ऑलरेडी हो ही गया है, और उनके हिसाब से ये अच्छा आ रहा है, तो मतलब ये अच्छा म्यूचुअल फंड होगा। तो अब इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। इसका रिटर्न रहा है 10 ईयर्स में 13% का, 5 ईयर्स पे 8 का, 3 ईयर्स में 16% का, 2 ईयर्स पे 16, 1 ईयर पे 10% का। तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। करंट मंथ में नेगेटिव है 1.49% और 3 मंथ्स में 0.72%। ये इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा मार्केट ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये चल रहा है। अभी थोड़ा सा लॉस हो सकता है, पर ओवर द टाइम ये अच्छा म्यूचुअल फंड माना जा रहा है। अब फाइनली देख लेते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड है कौन सा। तो ये म्यूचुअल फंड है HDFC का टैक्स सेवर ग्रोथ फंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ELSS फंड हमने देखा कि किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये गारंटी नहीं है कि यही अच्छा रहेगा, इसी में ही सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये कुछ कुछ कंडीशंस थे जो कि फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से आप अपने एनालिसिस को ईजी बना सकते हैं। वैसे ही अगर आप फिर अब दूसरा एनालिसिस अगर करना चाहेंगे, और अगर तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको ELSS नहीं करना, मान के चलिए आप कुछ और म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं। तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ओवरसीज, मैं मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स ऑफ फंड्स ओवरसीज, तो इतने फंड्स हैं जो कि इंडिया के बाहर पैसा लगाते हैं। तो ये इन फंड्स ऑफ फंड्स है, ये मतलब बाहर के फंड्स पे पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे। तो उसकी भी कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा अल्फा किसका है, फिर शार्प रेशो और सॉर्टिनो रेशो सबसे ज़्यादा किसका है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंड ऑफ फंड अच्छा है। तो DSP वर्ल्ड एनर्जी फंड, पर अब ये कितना प्रॉफिट दिया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगी 1 मंथ का 4%, 14%, 10, 12, ये इस तरीके से दिया हुआ है। 10 ईयर का 4.28% ही है, मतलब ओवर द ईयर्स कम है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो रिटर्न बहुत कम है, 4%, FD से भी कम है। तो इससे बेटर है कि FD पे पैसा लगा लें। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इक्विटी में स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अगर मैं स्मॉल कैप फंड की एनालिसिस, कोई एक स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो अल्फा के हिसाब से और सॉर्टिनो और शार्प रेशो के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो टॉप में हमारे पास निकल गया है टाटा स्मॉल कैप फंड। अब ये रिटर्न भी देख लेते हैं किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। करेंट मंथ तो नेगेटिव है रिटर्न, 3 मंथ्स में 0.88, 6 मंथ्स में 10%, 1 ईयर में 9, 2 ईयर में 30%, 3 ईयर में 27%। तो देखिए ये ओवर द ईयर, ओवर द टाइम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। भले ही अभी नेगेटिव हो क्योंकि मार्केट ही डाउन होगा इसीलिए ये नेगेटिव हो रहा है, पर ओवर द ईयर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना है तो इन फंड्स को देखा जा सकता है जो कि ये टॉप में आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर कोई पर्टिकुलर एक पोर्टफोलियो बनाए जिसमें कि स्मॉल कैप भी रहे, लार्ज कैप भी रहे, फंड्स फॉरेन के भी फंड्स रहे, और कमोडिटीज़ भी रहे, डेट भी रहे, हाइब्रिड भी रहे, इस तरीके से अगर कोई आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका फंड डिज़ाइन रहे, और आप अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं मेरे द्वारा, जो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से आप अपना बनाइए। बाकी आपके ऊपर है डिसीजन लेना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। जितना भी आपका एनालिसिस ये बताया, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इसी के बेसिस पे करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। ये एक बेसिक्स वो पूरा यहाँ पे कवर हो चुका है कि जितनी चीज़ें होती थी वो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी। लास्टली एक जाते जाते एक और डिमांड जो आती है उसको भी मैं यहाँ पे लेते हुए चलता हूँ। इक्विटी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिड कैप से। मिड कैप में जो फंड्स है उसमें जो टॉप का दिख रहा है मुझे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये सब मिड कैप के रेंज वाले हैं। तो यहाँ पे कई तरीके की एनालिसिस हो सकती है। आप पोर्टफोलियो मैनेजर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, आप कैटेगरीज क्लासिफिकेशन वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है, एक्सपेंस रेशो है, फिर जितने सारे रेशोज़ मैंने आपको बताया, अल्फ़ा, शार्प, सॉर्टिनो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है।
और फिर हम पास्ट भी देख सकते हैं और फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का भी पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का, वो हमने आज पूरा डिस्कस किया। आप इस जो एनालिसिस है इसकी मदद से ही एनालाइज करेंगे आगे चल के और इन्वेस्ट करेंगे और एक क्वालिटी डिसीजन लेंगे, मतलब कि एक परफेक्ट डिसीजन आप ले पाएँ, इसीलिए ये आपको सिखाया गया है। तो आपको उम्मीद है आप इसको यूज़ करेंगे और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो। थैंक यू सो मच।